हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का चैप्टर नंबर 16 दैट इज 16 एंड 17। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। देखिए, आप लोग बैंक में जान रहे हैं कि बैंक में आप लोग का अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग के इंडिविजुअल कस्टमर हो गए, फिर जॉइंट में अगर दो इंडिविजुअल मिल गए तो वो जॉइंट हो गया। जैसे पति एक हस्बैंड खुलवाना चाहता है तो वो इंडिविजुअल होगा। एक वाइफ खुलवाना चाहती है अकेले, दैट इज़ इंडिविजुअल। लेकिन दोनों जॉइंट में खुलवाना चाहते हैं, दैट इज़ जॉइंट। और कोई माइनर अकाउंट खुलवाना चाहता है, उसका कैसे खुलता है? अगर वो 18 साल से कम है उसका कैसे खुलता है? माइनर है तो उसका कैसे खुलता है, ये देखना आप लोग को इम्पोर्टेंट है। और ये एच यू एफ क्या होता है? हिंदू यूनाइटेड फैमिली। इसमें कौन आप लोग का उसका हेड कौन होता है? उसका कौन उसको चलाता है? पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट कैसा क्या होता है? उसका क्या रूल्स हैं? कंपनीज़ के रिलेटेड क्या रूल्स हैं? कंपनीज और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनीज और ट्रस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है बस सेविंग इंटरेस्ट रेट। आजकल आप लोग का डेली कैलकुलेट होता है, ठीक है। सेविंग इंटरेस्ट रेट जो है वो डेली कैलकुलेट होता है। अब एक के बाद एक करते हैं हम लोग। इसमें क्या इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग को जानना इंपॉर्टेंट है, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल में आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है केवाईसी। सबसे पहले तो केवाईसी देखना होता है। जो भी इंडिविजुअल खुलवाना चाहता है तो वो इंडिविजुअल खुलवा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग का आता है जॉइंट। जॉइंट में आप लोग का एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स अगर साथ में खुलवाना चाहते हैं देन जॉइंट अकाउंट आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और आप लोग का सेट ऑफ, जो राइट ऑफ सेट ऑफ होता है, जिसमें आप लोग को मैंने बोला था आप लोग को, जैसे किसी भी लोन का अगर ईएमआई पे नहीं हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, वो एनपीए में जाने वाले हैं, तो आप लोग दूसरे अकाउंट से उसका पैसा निकाल के इसमें से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट अकाउंट के पैसा नहीं निकाल सकते। जॉइंट अकाउंट में ये रूल नहीं है आपका। राइट ऑफ सेट ऑफ इधर यहाँ पे लागू नहीं होता जॉइंट अकाउंट में। इसको आप लोग को ध्यान में देना है। जॉइंट अकाउंट में राइट ऑफ सेट ऑफ लागू नहीं होता है, ठीक है। अगर एक जॉइंट अकाउंट में दो लोग हैं, एक का डेथ हो जाता है तो दूसरा चला सकता है। अगर दोनों का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी चलाएगा। अगर नॉमिनी को पूरा पैसा उसको नॉमिनी को मिलेगा। अगला बात करते हैं माइनर। माइनर की बात की जाए तो 18 साल से कम वाले को माइनर बोलते हैं। लेकिन माइनर भी अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन उसके जो 18 साल नहीं होने तक उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके पेरेंट्स उसके पापा हो सकते हैं, उसकी मम्मी हो सकती है। और अगर वो माइनर शादीशुदा लड़की है तो उसका हस्बैंड होगा, ठीक है। अगर नॉन मैरिड है तो उसके पापा या उसकी मम्मी, उसकी मतलब फादर या उसकी मदर। अगर मैरिड वुमेन है, मैरिड लड़की है जो कि 18 साल से कम है, तो उसके हस्बैंड के साथ वो जॉइंट खोल सकती है। बट जॉइंट खोलना ज़रूरी है, ठीक है। और जॉइंट खोलेंगे और चलाएगा कौन? पेरेंट्स ही चलाएंगे। बच्चे को चलाने का अधिकार नहीं है, ओके। अगला बात करते हैं एच यू एफ इज़ हिंदी यूनाइटेड फैमिली। हिंदी यूनाइटेड फैमिली में हिंदी यूनाइटेड फैमिली क्या होता है? एक फैमिली का अकाउंट होता है, पूरा का पूरा फैमिली का। और उसका हेड जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कर्ता। उसका हेड जिसको मतलब मान के चलिए किसी का फैमिली का हेड जो कि आप लोग का अकाउंट्स को डील कर रहा है, मान के चलिए रमेश है और उसकी बीवी है, उसके दो बच्चे हैं और उसके दो बच्चे के दो बच्चे हैं। तो रमेश सबसे बड़ा हेड है उस फैमिली का। तो रमेश इज़ द कर्ता ऑफ एच यू एफ। हिंदू यूनाइटेड फैमिली का है रमेश जो है वो करता है। तो रमेश जो है वो ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म और कंपनी और ट्रस्ट का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? ये तीनों लगभग एक दूसरे के सेम चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस समझिएगा। पार्टनरशिप फर्म में अगर होता है, खोलते हैं तो पार्टनर्स मान के चले 10 पार्टनर है, तो एक पार्टनर के डिसीजन से कुछ नहीं होगा। सारे के सारे पार्टनर्स का डिसीजन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनी। कंपनी में और कंपनी में कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, वही चलाते हैं, ठीक है, वही चलाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है, जितने भी पार्टनर्स हैं सारे के सारे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे का साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रजामंदी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कुछ काम हो पाएगा। एक और बात, पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी एक मर जाता है तो आप लोग का पार्टनरशिप फर्म वहाँ पे बंद हो सकता है।
एक केस और बन सकता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के बचे हुए मेंबर्स उस ग्रुप को चलाना चाहते हैं तो एक प्रस्ताव बना के उसको चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक डेथ होने से वो बंद होने के चांसेस है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में कुछ भी हो जाए तो आप लोग का कंपनी चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चले रमेश है, बोर्ड ऑफ मेंबर, रमेश का साइन है चेक में और रमेश ख़त्म हो गया, मर गया, तो क्या कंपनी रमेश को पेमेंट, रमेश का जो भी साइन है वो चेक का पेमेंट बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वही पार्टनरशिप फर्म में बात किया जाए तो उसमें एक भी डेथ होने से पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाता है। अगला बात करते हैं ट्रस्टी। ये ट्रस्टी क्या है, तो ट्रस्ट क्या है ये बात करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं एक संस्था हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ, तो मैं एक ट्रस्ट को लूँगा कि तुम मेरे कंपनी का मैनेजमेंट देखो, तो मैनेजमेंट देखो या फिर कोई भी एम दे दूँगा, तो मैं उसको पावर दे रहा हूँ। लेकिन वो जो ट्रस्ट है वो किसी और को पावर नहीं दे सकता, वो उसको पावर देने का हक नहीं है। हक मेरे को था, मेरे को ऑथर हूँ मैं, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट में हूँ। मैं ट्रस्टी को पावर दे रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट दो, लेकिन वो किसी और को पावर नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन ऑफ पावर इन द ट्रस्टी नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। ट्रस्ट की बात के लिए ट्रस्ट का समझ में आ गया आप लोग को। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट है। एंड नॉमिनेशन की बात की जाए तो सेक्शन नंबर 37 के अंदर दिया हुआ है कि नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन क्यों दिया जाता है। नॉमिनेशन मेन आप लोग का कोई भी अकाउंट है, उसका अकाउंट होल्डर को डेथ हो जाता है तो उसका पैसा किसी को देना ज़रूरी है, तो वो हो जाता है नॉमिनी। वहाँ पे आप लोग का नॉमिनी को देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और, आप लोग का किसी भी बैंक का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जैसे 4% जानते हैं, तो इंडिविजुअल बैंक को दे दिया गया है कि आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रूल ये है कि आपको एक यूनिफॉर्म रेट रखना होगा इंटरेस्ट का, 1 लाख के डिपॉजिट तक। कोई भी 1 लाख के एक डिपॉजिट तक आप लोग को भेदभाव नहीं करना है कि रमेश का सुरेश का इतना इंटरेस्ट लूँगा, इतना दूंगा, और रमेश को इतना इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं। 1 लाख के अंदर है, मतलब सबका यूनिफॉर्म रेट ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट होगा। लेकिन 1 लाख के ऊपर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग रख सकते हैं, बैंक को ये बताया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके MCQs में, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपनिंग अकाउंट इज़। ये आप लोग का JIB के बुक में कंपलसरी दिया हुआ है, लेकिन मैं कहीं कहीं पता किया हूँ और पूरा मैं सर्च किया हूँ तो इंट्रोडक्शन का अभी जो है ऑप्शनल हो गया है, ठीक है। फिर से ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल हो गया, इसमें कोई आप लोग का ज़रूरी नहीं है, एकदम मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शनल होना चाहिए। अगला है माइनर, और सेकंड क्वेश्चन, माइनर फॉर होम द कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड ए गार्जियन अटेंड्स ए मेजॉरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद वो मेजॉरिटी हो जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज, दैट इज़ 7, एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, that is no limit for the maximum, and minimum limit is 7 for the public limited company। अगला है गवर्नमेंट कंपनी में आपका, गवर्नमेंट कंपनी आर दोस कंपनीज वेयर द गवर्नमेंट होल्ड्स एटलीस्ट हाउ मच शेयर्स, हाउ मच परसेंट शेयर्स, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट खरीद के रखा है, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक ही डिफरेंस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लगा रहता है, गवर्नमेंट कंपनी में लिमिटेड नहीं लगा रहता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है डेलीगेशन ऑफ द पावर्स अंडर द ट्रस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने बताया आपको ट्रस्ट में जो है डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो बैठा है वो पावर दिया है आपको, लेकिन आपको किसी और को पावर देने का हक नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट स्टिपुलेट्स इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। जो आपका मेमोरेंडम ऑफ, एक होता है MOA, ठीक है, और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है MOA, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA और AO में डिफरेंस क्या है कि MOA में आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव्स लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, और AOA में आप लोग का इंटरनल चीज़ों के बारे में लिखा होता है। इंटरनल रूल्स क्या है कंपनी के, वो लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो दैट इज़ आर्टिकल्स। अगला है 7th क्वेश्चन, माइनर अकाउंट कैन बी ओपन इन द गार्डनरशिप ऑफ। अब ये भी मैंने बताया आप लोग को, माइनर अगर शादीशुदा लड़की है तो उसके हस्बैंड होंगे गार्जियन, और अगर वो कोई लड़का या लड़की बच्ची है तो उसके पेरेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मदर और फादर होगा, मदर और फादर, ठीक है।
मदर एंड फादर मत मार देना, गलत हो जाएगा, एंड से बहुत डिफरेंस आ जाता है, मदर और फादर होगा। अगला है आप लोग का 8th क्वेश्चन, देखते हैं। 8th क्वेश्चन बोल रहा है 2 और मोर माइनर्स इफ डिजायर्स टू ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन योर बैंक वेदर दे कैन ओपन। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। देखिए, एक बच्चा राधा और उसकी बहन है मधु, ठीक है, उसकी बहन है मधु, दोनों इंडिविजुअल, इन दोनों एक साथ आप लोग का खुलवाना चाहते हैं माइनर अकाउंट आप लोग का, तो खुल पाएगा क्या? नहीं खुल पाएगा। इसका अलग खुलेगा और इसका अलग खुलेगा, ठीक है, लेकिन दो माइनर का एक साथ नहीं खुल सकता, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा कैन नॉट ओपन। नेक्स्ट है इन हिंदू माइनर हैविंग नेचुरल गार्जियन एज अटेंड्स मेजॉरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ। कुछ नहीं बोल रहा है, माइनर कब मेजॉरिटी पाएगा आप लोग का? 18 ईयर्स में पाएगा। नेक्स्ट आप लोग का है हु शैल बी नेचुरल गार्जियन इन द केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल। अभी भी मैंने बताया हस्बैंड होगा इसका आंसर। अगला है संजय माइनर 11 ईयर्स का है संजय, desires to open a saving account. His mother is illiterate and his father is became सन्यासी, ठीक है। He has a grandparents who will be the natural guardian. ये आप लोग को पता होगा, बैंक में काम कर रहे हैं तो इलिटरेट लोग, अंगूठा छाप लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं कि नहीं खुलवा सकते हैं? खुलवा सकते हैं। तो मदर के जॉइंट होल्डर में आप गार्जियन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मदर ही रहेगी इसका। अगला है 12th क्वेश्चन। In a limited company, certificate of incorporation was obtained through memorandum was signed by 2 person for all the 7 signatories. दो लोग ने ही पूरा 7 लोग का साइन कर दिया। वर द सिग्नेचर वाइज फोर्स्ड तरीके से किया है। विल द बैंक एक्सेप्ट द मेनो एज अ जेन्यून ओपनिंग बैंक। देखिए, मेन क्या है आप लोग का? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है, 4 सिग्नेचर होगा तब भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 13th क्वेश्चन। देयर शुड बी 2 person टू ओपन ए पार्टनरशिप अकाउंट इन द बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है 25 और 17 माइनर हो गया, गलत। नेक्स्ट है 25 21, सही लग रहा है, दोनों सही है। नेक्स्ट है 17 और 16, तो ये दोनों माइनर हो गया, गलत हो गया। फिर अगला है 30 और 16, ये माइनर हो गया, गलत हो गया। लास्ट 71 और 57, 71 60 ईयर्स थे, दोनों सही है, 71 या 57 दोनों सही है, क्योंकि ये माइनर नहीं है दोनों। लेकिन लुनेटिक का मीनिंग क्या होता है? जो दिमागी बलसा, जो अपना उसका माइंड साउंड माइंडेड नहीं है, तो उसको बोलते हैं लुनेटिक। तो अगर साउंड माइंडेड नहीं है तो ही कैन नॉट बी द पार्टनर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एक्स इज़ 25 ईयर्स ओल्ड एंड वाई इज़ 21 ईयर ओल्ड। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, थोड़ा समझ के करना है, बोनस क्वेश्चन है। अगला है एच यू एफ अकाउंट इज़ टू बी ओपन इन द बैंक वेयर देयर इज़ ए 3 मेजर पर्सनस। शिव कुमार जो फादर है, रामावती जो मदर है, और शरद कुमार जो कि सन है। तो कर्ता कौन होगा? तो कर्ता आप लोग का शिव कुमार होगा, क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली है। हेड ऑफ द फैमिली कौन है? शिव कुमार। तो आप लोग का कर्ता कौन हो जाएगा? शिव कुमार। अगला है वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द लिमिटेड कंपनी एक्सपायर्ड, चेक्स साइंड बाय हिम आर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, शुड द बैंक पे फॉर दोज चेक्स। मैंने अभी भी बताया, कंपनी के कोई भी हेड आप लोग के मर जाते हैं तो उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कंपनी चलती रहेगी, उनके पेमेंट्स होते रहेंगे, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेमेंट बी स्टॉप्ड बाय द कंपनी गलत है, कंपनी ऑन अदर डायरेक्टर्स कन्फर्मेशन गलत है, कैन नॉट पे गलत है, कैन पे एज रूटीन इज द करेक्ट आंसर। कैन पे एज रूटीन इज द करेक्ट आंसर। अगला है एक्स इज ए पार्टनर इन द फर्म XYZ कंपनी वांट्स टू ओपन ए बैंक अकाउंट इन द फर्म्स नेम, डज इट रिक्वायर सिग्नेचर ऑफ। पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो सबका सब सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, तो ऑल पार्टनर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज नाउ कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस। हर दिन के हिसाब से आप लोग का इंटरेस्ट हो रहा है सेविंग बैंक का, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है अकाउंट्स ऑफ द माइनर ओपन विद द मदर एज ए गार्जियन कैन अलाउ द ओवरड्रॉन।
माइनर के अकाउंट्स का ओवरड्रॉन नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ क्रेडिटेड अमाउंट होना चाहिए। ज़ीरो बैलेंस नहीं हो सकता, ज़ीरो से कम नहीं हो सकता, तो ओवरड्रॉन गलत हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ये आप लोग के कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 16 के हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 17 है, एंसिलरी सर्विसेज। ये एंसिलरी सर्विसेज क्या होता है? ये ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है, बैंक कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। जैसे पैसा को इधर उधर ट्रांसफ़र करना, और आपका मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिट लॉकर्स देना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे हेल्प कर रहा है बैंकिंग, सब कुछ इस ये एंसिलरी सर्विसेज में आता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? पैसा को हम अगर मैं अपने बैंक अकाउंट, मेरा एक बैंक अकाउंट है, मेरे को दूसरे अकाउंट में डालना है, दूसरे के कहीं पे अकाउंट में डालना है। मैं रमेश हूँ तो मेरे को मान के चलिए सुरेश के में डालना है, तो क्या है, पैसा को ट्रांसफ़र करना होगा। तो पहले क्या होता था, जब डिजिटल बैंकिंग नहीं आया था, तो दो चीज़ चलता था। दो चीज़ याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग का डिजिटल बैंकिंग नहीं आया था तो आप लोग का एक मेल ट्रांसफ़र चलता था, और एक चलता था टेलीग्राम ट्रांसफ़र। मेल ट्रांसफ़र में 7 दिन लगते थे, टेलीग्राम ट्रांसफ़र में 2 दिन लगते थे। ठीक है, ये दोनों क्या है कि आप लोग का फिर आप लोग का जो कैश है उसको लेके जाया जाता था। ठीक है, लेके जाया जाता था, तो उसमें क्या है, लेट लगता था, इसलिए टाइम लग जाता था। तो मेल ट्रांसफ़र एंड टेलीग्राम ट्रांसफ़र तब था जब डिजिटल बैंकिंग नहीं था। बट आप लोग का जब डिजिटल ट्रांसफ़र आ गया तो आप लोग का NEFT, दैट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और फिर RTGS, और आप लोग का, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ आ गई, RTGS एंड NEFT, ये सारी चीज़ आ गए। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग का जो है ऑनलाइन होने लगा, तो जिसमें NEFT में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो बैचेस में होता है। ठीक है, वो बैचेस में होता है, उसमें एक इंटरमीडिएटरी होता है, उस इंटरमीडिएटरी का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस इंटरमीडिएटरी का नाम आपको पता होना चाहिए। उस इंटरमीडिएटरी की वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, और NEFT में एक कंट्री और है जो जिसको आप NEFT कर सकते हैं, दैट इज़ नेपाल। नेपाल को NEFT कर सकते हैं, उसका लिमिट आप लोग का 50,000 पहले से फिक्स है, 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और RTGS का मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए है, और मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड है। NEFT का नो लिमिट फॉर मिनिमम, नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है NEFT के लिए। पर NEFT में बैचेस में होते हैं प्रोग्राम, इसलिए आप लोग का उसमें टाइम लगता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में टाइम नहीं लगता, तुरंत के तुरंत हो जाता है। और अगर आपको ये NEFT या RTGS करना है तो क्या, कौन सा कोड लगेगा? IFSC कोड। IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड लगता है। लेकिन अगर आपका मान के चलिए इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो स्विफ्ट कोड लगता है। ठीक है, स्विफ्ट कोड लगता है, जो जिसमें आप लोग का स्विफ्ट कोड से आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेज सकते हैं। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके लिए आया है जो कि लो इनकम BPL वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, जिनको गवर्नमेंट पैसा देना चाहती है। पहले क्या होता था, आप लोग का गवर्नमेंट पैसा तो देती थी, लेकिन सही लोगों के पास सही पैसा नहीं पहुंच पाता था, बीच में बहुत लोग खा लेते थे। लेकिन अब क्या है, EBT, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसको आप लोग का, इसको एक और नाम भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को होता है, दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जैसे कोई भी आप लोग को गैस का पैसा देना है, या फिर अभी का कोरोना का इफेक्ट आया तो लोगों के अकाउंट में, जैसे औरतों के अकाउंट में आप लोग का तुरंत के तुरंत 500 पहुंचा। कैसे पहुंचा? ये आप लोग का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम से ही पहुंचता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत ही अच्छा स्टेप है आप लोग का बाय द गवर्नमेंट। तो ये आप लोग का स्टेप लिया गया इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर द लो इनकम ग्रुप। ठीक है, अगला है डिपॉजिट लॉकर्स। ये लॉकर्स क्या होता है? बैंक्स में लॉकर्स रखे होते हैं, और लॉकर्स आपको उधार में दिया जाता है। लॉकर्स आपको उधार में दिया जाता है, तो उधार जब भी बात किया जाए तो कौन आ जाता है? लेसर और लेसी। लेसर यहाँ पे कौन हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक आपको उधार में दे रहा है। लेसी कौन हो जाएगा? आप हो जाएंगे, क्योंकि आप लॉकर को ले रहे हैं। अब ये लॉकर क्यों ले रहे हैं? लॉकर में आप कुछ सामान रखना चाहते हैं, आप वो गोल्ड भी हो सकता है, वो कोई फाइल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उस लॉकर में रखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है आप लोग का, अगर 1 साल तक लॉकर को आप यूज़ नहीं करते हैं और आप बहुत रिस्की में आते हैं, इसमें रिस्की और नॉन रिस्की वाला केस है। अगर बहुत रिस्की वाला कि आप लोग कस्टमर हैं, उसमें 1 साल तक आप लॉकर नहीं खोलते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। और अगर कम रिस्की लोग हैं और आपका 3 साल तक लॉकर नहीं खोलता है, तो अब भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए लॉकर्स को रेगुलर यूज़ करना होता है। इसके अगेंस्ट आप लोग का पेमेंट भी देना होता है बैंक को, क्योंकि रेंट ले रहेगा ना बैंक, तो रेंट लेगा, वहीं से तो वो कमाएगा।
और इसमें एफडी भी करवाना पड़ता है। एफडी इसलिए करवाते हैं कि अगर आप कुछ भी डिफ़ॉल्ट करते हैं या पेमेंट नहीं करते हैं या ड्यू हो जाता है तो लॉकर को तोड़ना पड़ेगा और वो ड्यू को भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप लोग का एफडी कराया जाता है, ठीक है, जब भी लॉकर देना होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई भी कंपनी का इक्विटी स्टेक्स जो भी शेयर्स है उसके लिए आपको एक बीच का बंदा है जो कि आपको ये बताता है कि आप लोग का कैसे, कौन से कंपनी कैसा है, क्लाइंट है कैसा है आपका, ये सब कुछ डिटेल्स आपको बताता है कि आपको लॉस ना हो। दैट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कंपनी का पूरा लेखा जोखा आपका सामने सामने रख देता है ताकि आप लोग का रिस्क ना हो। दैट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगला है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग कंसल्टेंसी है कि एक कंपनी को कैसे उसके स्टेक्स को बेचना है, उसको कैसे आपको एक कंपनी को आगे बढ़ना है, कैसे उसको स्टॉक मार्केट में लाना है, कैसे उसकी आईपीओ शेयर करना है, मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए मर्चेंट बैंकिंग लाया गया, ठीक है। अगला है गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट बिजनेस में बहुत सारे टाइप है, प्रोविडेंट फंड हो गया और सेल्स टैक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस के रिसिप्ट्स हो गए, ठीक है। बहुत सारा काम जो है गवर्नमेंट का बैंक कर रही है। दैट्स वाई ये आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस का भी एजेंट हो गया अभी बैंक, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं एक के बाद एक। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए डिमांड ड्राफ्ट इज इशूड बाय द बैंक टू बी वैलिड फॉर। डिमांड ड्राफ्ट कितने दिन तक वैलिड रहता है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 3 महीना। चाहे डिमांड ड्राफ्ट की बात किया जाए या बैंकर्स चेक की बात की जाए, दोनों के दोनों 3 महीने तक आप लोग का वैलिड रहता है। अगला है जो आप लोग का क्वेश्चन, ए कस्टमर इज एंटाइटल टू इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट डीडी। डुप्लीकेट डीडी की बात की जा रहा है इन द प्लेस ऑफ लॉस्ट वन प्रोवाइडेड। आप डुप्लीकेट डीडी कब दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ही गिव्स द ड्यू इन्फॉर्मेशन टू द इशूइंग ब्रांच। बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ब्रांच को बताना होगा। और जब ब्रांच को बताए तो उसके अकाउंट, उसके डीडी का पेमेंट नहीं हुआ आना चाहिए। पेमेंट ऑफ डीडी नॉट ऑलरेडी मेड, ठीक है। अगला है एक्सक्यूशन ऑफ एन इंडेमिनिटी साइंड बाय बोथ द पेई एंड द परचेजर ऑफ डीडी। ये बोल रहा है कि एक इंडेमिनिटी का डीड साइन हो जाना चाहिए आपका, ताकि आप अगर डीडी ये कहीं मतलब कुछ डिफ़ॉल्ट निकला तो इसका भुगतान कौन करेगा, जो भी इंडेमिनिटी साइन किया। इंडेमिनिटी क्या होता है, एक इंश्योरेंस टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द बैंक एंड द पेई के बीच में, तो इंडेमिनिटी साइन करवाना है। अगला है आप लोग का पेमेंट ऑफ फीस एप्लीकेबल टू फॉर द इशू ऑफ सच डुप्लीकेट डीडी। डुप्लीकेट डीडी दे रहे हैं तो थोड़ा तो पेमेंट लगेगा, थोड़ा सा पेनल्टी लगेगा, दैट पेनल्टी यू हैव टू टेक। ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्डिंग द लॉकर फैसिलिटी। फर्स्ट पढ़ते हैं, इन द केस ऑफ द सोल हायरर ऑफ द सेफ्टी लॉकर नॉमिनेशन कैन बी मेड इन द फेवर ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। बोल रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल लॉकर लेना चाहता है तो नॉमिनी एक को ही रखना है, 10 लोग को नहीं रखना है, तो सही है। अगला है लॉकर कैन नॉट बी हायर्ड बाय द लिमिटेड कंपनीज स्पेसिफाइड एसोसिएशन एंड सोसाइटीज़। गलत है, एकदम गलत है। लिमिटेड कंपनीज, सोसाइटीज़ एंड स्पेसिफाइड एसोसिएशन कैन हायर द लॉकर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द सोल हायरर, तो नॉमिनी को आपका यूज़ कर सकता है, नॉमिनी यूज़ कर सकता है, उसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू आरटीजीएस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आप लोग का पॉइंट है फंड्स आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम ब्रांच टू वन बैंक टू अनदर बैंक। बहुत सही है, करेक्ट है स्टेटमेंट, कोई गलती नहीं है। अगला है ओनली द कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन अवेल ऑफ द फैसिलिटी। क्या सिर्फ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्राइवेट वाले नहीं यूज़ कर सकते आरटीजीएस? कर सकते हैं ना, तो ये गलत हो गया आपका, सेकंड स्टेटमेंट आप लोग का गलत हो गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तब भी अगला पढ़ लेते हैं, द आरटीजीएस सिस्टम इज मेंटेन एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई, करेक्ट है। अगला है each participant bank has here of the RTGS will be required to open a dedicated settlement account। कुछ नहीं बोल रहा है, एक अकाउंट आपका होना चाहिए बैंक में, ये बोलना चाह रहा है, तो RTGS में होना चाहिए, बहुत सही है। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द नेफ्ट। नेफ्ट के लिए कौन सा गलत है? फर्स्ट पॉइंट आप लोग का है फंड्स आर ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम वन कस्टमर अकाउंट टू पार्टिसिपेट बैंक ऑफ अनदर बैंक, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है द इंडिविजुअल ब्रांचेस पार्टिसिपेटिंग एनईएफटी कैन बी लोकेटेड ओनली इन द अर्बन मेट्रो। क्या सिर्फ अर्बन और मेट्रो में है अगर ब्रांच तभी एनईएफटी हो सकता है, क्या गांव में एनईएफटी नहीं हो सकता?
अगर आप लोग बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि बी आप लोग का गलत है। बी आप लोगों का गलत है। अर्बन और मेट्रो के साथ साथ रूरल में, सेमी अर्बन में भी नेफ्ट हो सकता है। अगला है द रेमिटिंग ब्रांच प्रिपेयर्स ए स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेज सॉल्यूशन मैसेज एंड सेंड्स इट टू द सर्विस सेंटर फॉर द नेफ्ट। नेफ्ट में टाइम क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि बीच में एक सर्विस सेंटर है जिसमें आपको एक मैसेज करना पड़ता है, एक मैसेज जाता है बीच में एक स्ट्रक्चर्ड फाइनल मैसेजिंग सॉल्यूशन के थ्रू, ताकि उसका पैसा ट्रांसफ़र कर सके। नेक्स्ट है द RBI एट द क्लियरिंग सेंटर सॉर्ट्स द ट्रांजेक्शन बैंक वाइज एंड प्रिपेयर द अकाउंट एंट्रीज नेट डेबिट और क्रेडिट फॉर द पासिंग टू द बैंक्स पार्टिसिपेटिंग द सिस्टम। ठीक है, बीच में आप लोग का RBI भी आप लोग का इसका जो है इसको पूरा कंट्रोल करता है, तो सही है। अगला है कौन सा इसमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ई से स्टार्ट करते हैं। ई स्टेटमेंट आप लोग को सबसे पहले क्लियर होगा। ए परचेजर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट कैन काउंटरमैंड इट्स पेमेंट बाय ट्रॉई बैंक। क्या डिमांड ड्राफ्ट अगर इशू हो गया तो उसको कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चेक को आप स्टॉप कर सकते हो, चेक को स्टॉप चेक कर सकते हो, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट को नहीं कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन एक प्रावधान है कि अगर एक डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, आपका डिमांड ड्राफ्ट घूम गया है तो आप लोग 5,000 तक का डिमांड ड्राफ्ट जो है उसको इशू करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ऊपर वाले में प्रॉब्लम होता है। 5,000 तक का डिमांड ड्राफ्ट करवा सकते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन का 5,000 है। और 6th क्वेश्चन में फिर से वापस आ जाते हैं। परचेजर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट कैन काउंटरमैंड, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सी और डी देखते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर का बता रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टर के बारे में सब कुछ बताता है आपको, तो सी करेक्ट है। अगला है पोर्टफोलियो मैनेजर इज एनी पर्सन हु परस्यूएंट टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द क्लाइंट एडवाइसेस डायरेक्ट्स एंड अंडरटेक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोफाइलियो ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द और द फंड्स ऑफ द क्लाइंट्स। वही चीज़ बोल रहे हैं आप लोग का जो आप लोग का स्टॉक्स का चीज़ें से रिलेटेड आप लोग को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देता है, तो सी डी आप लोग का करेक्ट है। अगला है रिस्क और रिटर्न क्या सेम होता है पोर्टफोलियो में? तो ये चीज़ मैं बता दूँ, रिस्क और रिटर्न अलग चीज़ है। अगर आपके बहुत रिस्क है तो बहुत रिटर्न होने का गारंटी नहीं है। बहुत ज़्यादा रिस्क है तो रिटर्न हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए, रिटर्न कम भी हो जाए। तो रिटर्न एंड रिस्क आर द डिफरेंट थिंग्स, तो सेम मीनिंग यहाँ पे नहीं है। अगला है तो आप लोग का बी फॉल्स हो जाएगा, सी ट्रू हो जाएगा, डी ट्रू हो जाएगा, ई ट्रू हो जाएगा। एक ही बात, सॉरी, ई क्या हो जाएगा? डिमांड ड्राफ्ट कैन बी काउंटरमैंड, ये आप लोग का फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ई फॉल्स हो जाएगा, सी डी ट्रू हो जाएगा एंड बी जो है वो भी फॉल्स हो जाएगा। एक ही बात करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलाइज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू गेट मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो। मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो बहुत करेक्ट है ये भी। अच्छे पोर्टफोलियो पाने के लिए ही तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाया जाता है। अच्छे स्टॉक्स पाने के लिए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लाया गया, तो ये सही है। अगला बात करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम। 7th क्वेश्चन का 5,000 है ना, इसको याद रख लीजिए आप लोग। 5,000 तक का डिमांड ड्राफ्ट को डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। अगला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम इज़ मेंट फॉर द विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कस्टमर्स। तो मैंने बताया आप लोगों को, गरीब लोग के लिए किया गया है, लो वैल्यू अकाउंट्स के लिए किया है। अगला लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 17 इज बैंक्स विशिंग टू प्रोवाइड मोबाइल बैंकिंग सर्विस हैव टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। अगर मोबाइल बैंकिंग खुलवाना चाहते हैं तो बैंक्स, तो किसका परमिशन इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ RBI, नथिंग द RBI विच इज़ द बैंकर्स बैंक, विच इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज से लेके मॉनेटरी पॉलिसी लेके हर चीज़ आप लोग RBI डिसाइड करता है। RBI इज़ द मॉनेटरी आप लोग का स्टेचू बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाता है आप लोग का फॉर द मनी मार्केट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप लोग का कंप्लीट होता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 एंड 16, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 18 के साथ, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।